वाह, यह एक बहुत ही रोचक और कल्पनाशील विषय है। अकबर का दरबार बन गया क्वारंटीन सेंटर। यह विचार ही इतिहास और वर्तमान का एक अनूठा संगम है। इसे शब्दों में विस्तृत करना एक शानदार साहित्यिक यात्रा होगी। तो चलिए इस कल्पना को शब्दों में पिरोते हैं। अकबर का दरबार बन गया क्वारंटीन सेंटर। अध्याय 1, स्याह वबा का साया। सन 1575 का एक सुनहरा दिन था। मुगल सल्तनत की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चमक रही थी। बुलंद दरवाजे से लेकर दीवान-ए-आम तक हर तरफ जिंदगी की चहल पहल थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवाने खास में अपने नवरत्नों के साथ एक गंभीर मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। विषय था गुजरात की नई राजस्व नीति, जिसे राजा टोडरमल ने तैयार किया था। बीरबल अपनी चतुराई भरी दलीलों से माहौल को हल्का बना रहे थे, जबकि तानसेन के तानपुरे की मंद मंद झंकार हवा में एक सुकून घोल रही थी। सब कुछ सामान्य था जब एक हरकारा बेतहाशा दौड़ता हुआ दीवाने खास के दरवाजे पर आकर रुका। उसकी सांसें फूली हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में एक अनजाना खौफ था। नियमों के विरुद्ध उसका इस तरह दरबार में घुस आना एक गंभीर अपराध था, लेकिन उसकी हालत देखकर अकबर ने उसे कुछ कहने का इशारा किया। जहांपनाह गजब हो गया, वह हांफते हुए बोला। सूरत बंदरगाह से एक जहाज आया है। फारस से। उसके साथ एक ऐसी बला आई है जो इंसानों को मक्खियों की तरह मार रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अबुल फजल ने पूछा, कैसी बला? साफ साफ बताओ। हरकारा जमीन पर गिरते गिरते बोला, उसे लोग स्याह वबा कह रहे हैं हुजूर। शरीर पर काले दाने निकलते हैं, तेज बुखार आता है और फिर बस कुछ दिनों में ही इंसान दम तोड़ देता है। सूरत में लाशों के ढेर लग गए हैं। लोग शहरों से भाग रहे हैं। यह आग की तरह फैल रही है और आगरा की तरफ बढ़ रही है। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपने मुख्य हकीम अली गिलानी की ओर देखा। हकीम गिलानी का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह वही बीमारी लगती है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में मिलता है। यूरोप और मध्य एशिया में इसने करोड़ों जानें ली हैं। इसे ब्लैक डेथ या ताउन भी कहा गया है। अगर यह सच में वही है तो सल्तनत पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। राजा मान सिंह ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, हमें फौरन अपनी सेना को उन इलाकों में भेजना चाहिए और व्यवस्था कायम करनी चाहिए। लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया। महाराज, यह दुश्मन कोई सेना नहीं है जिसे तलवार से हराया जा सके। यह एक अदृश्य शत्रु है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। अगर हमने अपनी सेना भेजी तो वह भी इस वबा की चपेट में आ जाएगी और फिर इसे पूरे हिंदुस्तान में फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली। स्थिति की गंभीरता उनकी समझ में आ रही थी। उन्होंने कहा, तो फिर क्या किया जाए बीरबल? क्या हम अपनी प्रजा को यूं ही मरने दें? दरबार में मौजूद हर शख्स के पास सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं। फतेहपुर सीकरी के आलीशान महल, जो अब तक सल्तनत की ताकत और समृद्धि का प्रतीक थे, अब एक आने वाले तूफान के सामने बेबस नजर आ रहे थे। उस दिन पहली बार अकबर के दरबार में संगीत की मधुर तानों पर एक अनजाने खौफ का स्याह साया मंडराने लगा था। अध्याय 2, हिफाजती कैद का शाही फरमान। अगले कई दिन गहन विचार विमर्श में बीते। हर रोज आगरा, दिल्ली और आसपास के इलाकों से बुरी खबरें आ रही थीं। स्याह वबा का खर उम्मीद से ज्यादा तेजी से फैल रहा था। अकबर ने अपने सभी नवरत्नों और प्रमुख सलाहकारों के साथ कई बैठकें कीं।
हकीम गिलानी ने यूनानी और आयुर्वेदिक ग्रंथों का हवाला देते हुए समझाया, आलमपनाह, इस रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। केवल परहेज और बचाव ही एकमात्र रास्ता है। यह छूत की बीमारी है जो सांस, स्पर्श और यहाँ तक कि रोगी के कपड़ों से भी फैलती है। हमें लोगों को एक दूसरे से दूर रखना होगा। राजा टोडरमल ने चिंता जताई, लेकिन जहांपनाह, अगर लोगों को अलग थलग कर दिया गया तो व्यापार ठप हो जाएगा, लगान वसूलना मुश्किल होगा और सल्तनत का खजाना खाली हो जाएगा। लोग भूख से मरने लगेंगे। यह एक दुविधा थी, वबा से बचें या भुखमरी से। इसी मंथन के बीच बीरबल ने एक ऐसा सुझाव दिया जो सुनने में अजीब और अव्यवहारिक लग रहा था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, क्यों न हम अपनी राजधानी को ही एक किला बना लें? एक ऐसा किला जिसमें न कोई बाहर से अंदर आ सके और न कोई अंदर से बाहर जा सके। हम फतेहपुर सीकरी के सभी दरवाजे बंद कर दें और एक निश्चित समय के लिए पूरी दुनिया से अपना नाता तोड़ लें। दरबार में कानाफूसी होने लगी। यह तो कैद होगी, एक अमीर ने कहा। बीरबल मुस्कुराए। कैद नहीं, अमीर-ए-मोहतरम। इसे हिफाजती कैद कहिए। अपनी और अपनों की हिफाजत के लिए एक कैद। हमारे पास अन्न के भंडार हैं, पानी का इंतजाम है और इस शहर की दीवारें हमें महफूज रखेंगी। जब तक बाहर यह वबा शांत नहीं हो जाती, हम अंदर सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने आगे समझाया, हम इस दौरान शहर के अंदर भी नए नियम लागू करेंगे। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, लोगों के मिलने जुलने पर पाबंदी होगी और किसी में भी बीमारी के लक्षण दिखने पर उसे तुरंत दूसरों से अलग कर दिया जाएगा। अकबर बीरबल के सुझाव की गहराई को समझ गए। यह एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम था। उन्होंने अबुल फजल की ओर देखा, जो सल्तनत के इतिहासकार थे। अबुल फजल ने कहा, जहांपनाह, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक शहंशाह ने अपनी पूरी राजधानी को इस तरह बंद कर लिया हो। यह आपकी सल्तनत के लिए एक नया अध्याय लिखेगा। अकबर ने एक लंबा क्षण सोचा। उनकी नजरें अपने दरबारियों, अपनी प्रजा और अपनी जिम्मेदारियों के बीच घूम रही थीं। अंत में उन्होंने एक दृढ़ निश्चय के साथ अपना फैसला सुनाया। हमें बीरबल की सलाह मंजूर है। उनकी आवाज पूरे दीवाने खास में गूंज उठी। आज सूर्यास्त के बाद फतेहपुर सीकरी के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यह हिफाजती कैद अगले 40 दिनों तक जारी रहेगी। राजा मान सिंह, यह आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी इन दीवारों को पार न कर सके। राजा टोडरमल, आप सुनिश्चित करेंगे कि शहर के हर नागरिक तक अनाज और जरूरी चीजें पहुंचें। हकीम गिलानी, आप शहर के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान संभालेंगे। उन्होंने ऐलान किया, यह फरमान सिर्फ दरबार के लिए नहीं, बल्कि शहर में रहने वाले हर सिपाही, हर कारीगर, हर सेवक और हर आम इंसान के लिए है। आज से फतेहपुर सीकरी एक शहर नहीं, एक बड़ा परिवार है और हम सब मिलकर इस आफत का सामना करेंगे। उस शाम जैसे ही सूरज डूबा, फतेहपुर सीकरी के विशाल दरवाजों को भारी सांकलों और तालों से बंद कर दिया गया। शहंशाह अकबर का आलीशान दरबार, जो कभी दुनिया भर के दूतों, कवियों और कलाकारों का स्वागत करता था, अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शाही क्वारंटीन सेंटर बन चुका था। अध्याय 3, किलेबंदी के भीतर जिंदगी। शुरुआती दिन बेहद अजीब और बेचैनी भरे थे। फतेहपुर सीकरी, जो हमेशा लोगों की आवाजों से गूंजता रहता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। बाजारों में दुकानें बंद थीं, गलियां सूनी थीं और लोग अपने घरों में कैद थे। बुलंद दरवाजा, जो सल्तनत की विजय का प्रतीक था, अब एक विशाल पहरेदार की तरह खड़ा था, जो दुनिया को बाहर और शहर को अंदर रखे हुए था। शहंशाह अकबर ने खुद को भी इन नियमों से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने अपने सार्वजनिक दरबार, दीवान-ए-आम को स्थगित कर दिया।
अब वह केवल दीवाने खास में अपने चुनिंदा सलाहकारों से ही मिलते थे, वह भी उचित दूरी बनाकर। उनका ज्यादातर समय अब इबादतगाह में या अपनी निजी लाइब्रेरी में बीतने लगा, जहां वह दुनिया के अलग अलग धर्मों और विज्ञान की किताबों का अध्ययन करते, यह समझने की कोशिश करते कि इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ा जाए। इस मुश्किल घड़ी में नवरत्नों ने अपनी अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाईं। राजा टोडरमल, जो अब आपूर्ति मंत्री की भूमिका में थे, ने एक अद्भुत प्रणाली विकसित की। उन्होंने शहर के सभी अन्न भंडारों का जायजा लिया और हर मोहल्ले के लिए राशन का कोटा तय कर दिया। शाही सैनिक हर सुबह हर घर के दरवाजे पर अनाज, सब्जियां और दूध की थैलियां रख जाते, ताकि किसी को बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। यह सुनिश्चित करना कि हजारों लोगों तक बिना किसी संपर्क के भोजन पहुंचे, एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन टोडरमल की प्रशासनिक कुशलता ने इसे संभव बना दिया। राजा मान सिंह ने सुरक्षा का मोर्चा संभाला। उनके घुड़सवार सैनिक दिन-रात शहर की दीवारों पर और अंदरूनी सड़कों पर गश्त करते, यह सुनिश्चित करते हुए कि नियमों का उल्लंघन न हो। शुरू में कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मान सिंह की सख्ती ने जल्द ही सबको अनुशासन सिखा दिया। हकीम अली गिलानी और उनकी टीम ने शहर में कई अस्थायी शिफाखाने, अस्पताल बना दिए थे। वे लगातार लोगों को स्वच्छता का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने नीम, लोबान और अन्य जड़ी बूटियों के धुएं से शहर की हवा को शुद्ध करने का अभियान चलाया। हर घर को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने आसपास सफाई रखें और गर्म पानी का सेवन करें। लेकिन इस बंदिश और खौफ के माहौल में लोगों का मनोबल बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। और यहाँ तानसेन और बीरबल ने अपनी कला का जादू दिखाया। हर शाम तानसेन अपने महल की छत पर बैठ जाते और अपनी वीणा पर एक नया राग छेड़ते। उनकी संगीत की लहरें सूनी गलियों से गुजरती हुई हर घर तक पहुंचतीं। कभी मारवा का शांत रस, तो कभी दीपक की ऊर्जा। उनका संगीत लोगों के दिलों में उम्मीद जगाता, उन्हें यह एहसास दिलाता कि वे अकेले नहीं हैं। वहीं बीरबल ने शाही पहेली की एक अनोखी परंपरा शुरू की। हर दूसरे दिन एक शाही मुनादी करने वाला शहर की गलियों में घूमता और बीरबल द्वारा बनाई गई एक पहेली या एक मुश्किल सवाल का ऐलान करता। लोगों को अपने घरों में रहकर उसका जवाब सोचना होता था। सही जवाब देने वाले परिवार को इनाम में घी का एक डिब्बा या शक्कर की एक बोरी मिलती। इस छोटी सी गतिविधि ने लोगों के दिमाग को व्यस्त रखा और उन्हें कुछ पल के लिए अपनी चिंताओं से दूर कर दिया। जनान खां ने शाही हरम में महारानी जोधाबाई और अन्य बेगमों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने महल की दासियों और सेविकाओं के साथ मिलकर हजारों कपड़े के नकाब, मास्क सिलवाए, जिन्हें सैनिकों और स्वास्थ्य कर्मियों में बांटा गया। रसोई घरों में वे हकीमों द्वारा बताए गए काढ़े और पौष्टिक भोजन तैयार करवाती, जो बीमारों और कमजोरों तक पहुंचाया जाता। इस तरह फतेहपुर सीकरी एक अजीब से संतुलन पर चल रहा था। बाहर से यह एक कैदखाना लगता था, लेकिन अंदर एक पूरा शहर अपनी पूरी ताकत और समझदारी से एक अनजानी लड़ाई लड़ रहा था। यह एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें तलवारें नहीं, बल्कि अनुशासन, सहयोग और धैर्य ही सबसे बड़े हथियार थे। अध्याय 4। जब दुश्मन ने दरवाजा खटखटाया। हिफाजती कैद को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। अब तक फतेहपुर सीकरी इस स्याह वबा से महफूज था। लोगों ने इस नई जीवन शैली को अपना लिया था। एक झूठी तसल्ली का माहौल बनने लगा था कि शायद वे इस बला से बच गए हैं। लेकिन यह शांति जल्द ही भंग होने वाली थी। एक सुबह शाही अस्तबल के एक साईस को तेज बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत हुई। शुरू में इसे मामूली थकान समझा गया, लेकिन शाम होते होते उसके शरीर पर स्याह धब्बे उभरने लगे, वही खौफनाक निशान जिसका जिक्र हर किसी की जुबान पर था। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। वह झूठी तसल्ली का बुलबुला फूट चुका था।
दुश्मन जिससे वे अब तक दीवारों के पीछे छिपकर बच रहे थे, अब उनके बीच आ चुका था। अकबर ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। हकीम गिलानी ने पुष्टि की कि यह। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय के साथ अपना फैसला सुनाया। हमें बीरबल की सलाह मंजूर है। उनकी आवाज पूरे दीवाने खास में गूंज उठी। आज सूर्यास्त के बाद फतेहपुर सीकरी के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यह हिफाजती कैद अगले 40 दिनों तक जारी रहेगी। राजा मान सिंह, यह आपकी जिम्मेदारी है कि कोई भी इन दीवारों को पार न कर सके। राजा टोडरमल, आप सुनिश्चित करेंगे कि शहर के हर नागरिक तक अनाज और जरूरी चीजें पहुंचें। हकीम गिलानी, आप शहर के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान संभालेंगे। उन्होंने ऐलान किया, यह फरमान सिर्फ दरबार के लिए नहीं, बल्कि शहर में रहने वाले हर सिपाही, हर कारीगर, हर सेवक और हर आम इंसान के लिए है। आज से फतेहपुर सीकरी एक शहर नहीं, एक बड़ा परिवार है और हम सब मिलकर इस आफत का सामना करेंगे। उस शाम जैसे ही सूरज डूबा, फतेहपुर सीकरी के विशाल दरवाजों को भारी सांकलों और तालों से बंद कर दिया गया। शहंशाह अकबर का आलीशान दरबार, जो कभी दुनिया भर के दूतों, कवियों और कलाकारों का स्वागत करता था, अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शाही क्वारंटीन सेंटर बन चुका था। अध्याय 3, किलेबंदी के भीतर जिंदगी। शुरुआती दिन बेहद अजीब और बेचैनी भरे थे। फतेहपुर सीकरी, जो हमेशा लोगों की आवाजों से गूंजता रहता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। बाजारों में दुकानें बंद थीं, गलियां सूनी थीं और लोग अपने घरों में कैद थे। बुलंद दरवाजा, जो सल्तनत की विजय का प्रतीक था, अब एक विशाल पहरेदार की तरह खड़ा था, जो दुनिया को बाहर और शहर को अंदर रखे हुए था। शहंशाह अकबर ने खुद को भी इन नियमों से ऊपर नहीं रखा। उन्होंने अपने सार्वजनिक दरबार दीवान-ए-आम को स्थगित कर दिया। अब वह केवल दीवाने खास में अपने चुनिंदा सलाहकारों से ही मिलते थे, वह भी उचित दूरी बनाकर। उनका ज्यादातर समय अब इबादतगाह में या अपनी निजी लाइब्रेरी में बीतने लगा, जहां वह दुनिया के अलग अलग धर्मों और विज्ञान की किताबों का अध्ययन करते, यह समझने की कोशिश करते कि इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ा जाए। इस मुश्किल घड़ी में नवरत्नों ने अपनी अपनी भूमिकाएं बखूबी निभाईं। राजा टोडरमल, जो अब आपूर्ति मंत्री की भूमिका में थे, ने एक अद्भुत प्रणाली विकसित की। उन्होंने शहर के सभी अन्न भंडारों का जायजा लिया और हर मोहल्ले के लिए राशन का कोटा तय कर दिया। शाही सैनिक हर सुबह हर घर के दरवाजे पर अनाज, सब्जियां और दूध की थैलियां रख जाते, ताकि किसी को बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। यह सुनिश्चित करना कि हजारों लोगों तक बिना किसी संपर्क के भोजन पहुंचे, एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन टोडरमल की प्रशासनिक कुशलता ने इसे संभव बना दिया। राजा मान सिंह ने सुरक्षा का मोर्चा संभाला। उनके घुड़सवार सैनिक दिन-रात शहर की दीवारों पर और अंदरूनी सड़कों पर गश्त करते, यह सुनिश्चित करते हुए कि नियमों का उल्लंघन न हो। शुरू में कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मान सिंह की सख्ती ने जल्द ही सबको अनुशासन सिखा दिया। हकीम अली गिलानी और उनकी टीम ने शहर में कई अस्थायी शिफाखाने, अस्पताल बना दिए थे। वे लगातार लोगों को स्वच्छता का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने नीम, लोबान और अन्य जड़ी बूटियों के धुएं से शहर की हवा को शुद्ध करने का अभियान चलाया। हर घर को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने आसपास सफाई रखें और गर्म पानी का सेवन करें। लेकिन इस बंदिश और खौफ के माहौल में लोगों का मनोबल बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। और यहाँ तानसेन और बीरबल ने अपनी कला का जादू दिखाया। हर शाम तानसेन अपने महल की छत पर बैठ जाते और अपनी वीणा पर एक नया राग छेड़ते। उनकी संगीत की लहरें सूनी गलियों से गुजरती हुई हर घर तक पहुंचतीं। कभी मारवा का शांत रस, तो कभी दीपक की ऊर्जा। उनका संगीत लोगों के दिलों में उम्मीद जगाता, उन्हें यह एहसास दिलाता कि वे अकेले नहीं हैं।
वहीं बीरबल ने शाही पहेली की एक अनोखी परंपरा शुरू की। हर दूसरे दिन एक शाही मुनादी करने वाला शहर की गलियों में घूमता और बीरबल द्वारा बनाई गई एक पहेली या एक मुश्किल सवाल का ऐलान करता। लोगों को अपने घरों में रहकर उसका जवाब सोचना होता था। सही जवाब देने वाले परिवार को इनाम में घी का एक डिब्बा या शक्कर की एक बोरी मिलती। इस छोटी सी गतिविधि ने लोगों के दिमाग को व्यस्त रखा और उन्हें कुछ पल के लिए अपनी चिंताओं से दूर कर दिया। जनान खां ने शाही हरम में महारानी जोधाबाई और अन्य बेगमों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने महल की दासियों और सेविकाओं के साथ मिलकर हजारों कपड़े के नकाब मास्क सिलवाए, जिन्हें सैनिकों और स्वास्थ्य कर्मियों में बांटा गया। रसोई घरों में वे हकीमों द्वारा बताए गए काढ़े और पौष्टिक भोजन तैयार करवाती, जो बीमारों और कमजोरों तक पहुंचाया जाता। इस तरह फतेहपुर सीकरी एक अजीब से संतुलन पर चल रहा था। बाहर से यह एक कैदखाना लगता था, लेकिन अंदर एक पूरा शहर अपनी पूरी ताकत और समझदारी से एक अनजानी लड़ाई लड़ रहा था। यह एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें तलवारें नहीं, बल्कि अनुशासन, सहयोग और धैर्य ही सबसे बड़े हथियार थे। अध्याय 4। जब दुश्मन ने दरवाजा खटखटाया। हिफाजती कैद को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। अब तक फतेहपुर सीकरी इस स्याह वबा से महफूज था। लोगों ने इस नई जीवन शैली को अपना लिया था। एक झूठी तसल्ली का माहौल बनने लगा था कि शायद वे इस बला से बच गए हैं। लेकिन यह शांति जल्द ही भंग होने वाली थी। एक सुबह शाही अस्तबल के एक साईस को तेज बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत हुई। शुरू में इसे मामूली थकान समझा गया, लेकिन शाम होते होते उसके शरीर पर स्याह धब्बे उभरने लगे, वही खौफनाक निशान जिसका जिक्र हर किसी की जुबान पर था। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। वह झूठी तसल्ली का बुलबुला फूट चुका था। दुश्मन जिससे वे अब तक दीवारों के पीछे छिपकर बच रहे थे, अब उनके बीच आ चुका था। अकबर ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। हकीम गिलानी ने पुष्टि की कि यह स्याह वबा का ही मामला है। सवाल यह था कि यह अंदर कैसे आया। जांच करने पर पता चला कि किलेबंदी से ठीक एक दिन पहले कुछ नए घोड़े शहर में लाए गए थे, और शायद उन्हीं के साथ यह संक्रमण किसी तरह अंदर आ गया था। शहर में दहशत फैल गई। लोग अपने पड़ोसियों को भी शक की निगाह से देखने लगे। हर खांसी और हर छींक अब मौत का पैगाम लगती थी। अकबर जानते थे कि अगर इस डर को काबू नहीं किया गया तो यह वबा से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। उन्होंने एक अभूतपूर्व कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि वह खुद उस साईस से मिलने जाएंगे। उनके सलाहकारों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जहां पनाह, यह आपकी जान को खतरे में डालना होगा, मान सिंह ने कहा। अकबर ने जवाब दिया, एक शहंशाह की जान उसकी प्रजा से बड़ी नहीं होती। अगर मैं ही डरकर अपने महल में छिप गया तो मेरी प्रजा का हौसला टूट जाएगा। मुझे उन्हें यह दिखाना होगा कि हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। अगले दिन अकबर ने अपना चेहरा कपड़े से ढका और हकीम गिलानी के साथ उस अस्थायी शिफाखाने पहुंचे जहां उस साईस को रखा गया था। उन्होंने एक सुरक्षित दूरी से उससे बात की, उसका हालचाल पूछा और उसे भरोसा दिलाया कि सल्तनत उसके साथ है। शहंशाह का यह कदम एक जादू की तरह काम कर गया। लोगों ने जब सुना कि उनका बादशाह खुद मौत के मुंह में जाकर एक आम सेवक से मिला तो उनका डर कुछ कम हुआ और हिम्मत बढ़ी। लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। अगले कुछ दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों से बीमारी के और भी मामले सामने आने लगे। हकीम गिलानी और उनकी टीम दिन रात काम कर रही थी। उन्होंने संक्रमित लोगों के घरों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। उन इलाकों में किसी के भी आने जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई।
अबुल फजल और उनके भाई फैजी ने पुराने ग्रंथों से जो कुछ भी सीखा था उसे व्यवहार में लाना शुरू किया। उन्होंने एक शुद्धिकरण दस्ता बनाया जो संक्रमित इलाकों में गंधक, कपूर और नीम की पत्तियों का धुआं करता था। उन्होंने लोगों को तुलसी, अदरक और शहद का काढ़ा पीने की सलाह दी ताकि शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़े। इस दौरान शहर ने अपना असली चरित्र दिखाया। कुछ लोगों ने स्वार्थ में आकर अनाज की जमाखोरी करने की कोशिश की, जिन्हें मान सिंह के सिपाहियों ने सख्त सजा दी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया। पड़ोसियों ने दरवाजे के बाहर से ही एक दूसरे का हालचाल पूछा। जिनके घर में बीमारी थी, उनके लिए दूसरों ने अपने हिस्से का राशन उनके दरवाजे पर रख दिया। एक शाम अकबर अपने महल की छत पर खड़े अपने शहर को देख रहे थे। मशालों की रोशनी में उन्हें अपने सैनिक गश्त करते दिख रहे थे। शिफाखानों से उठता हुआ जड़ी बूटियों का धुआं नजर आ रहा था और कहीं दूर से तानसेन के संगीत की धीमी आवाज आ रही थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका शहर बीमार जरूर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। यह लड़ाई लंबी और दर्दनाक होने वाली थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी अभी भी सांस ले रहा था। अध्याय 5 नवाचार और अनुकूलन। 40 दिन की हिफाजती कैद की मियाद पूरी होने वाली थी, लेकिन वबा का खर अभी थमा नहीं था। हर रोज मौत की खबरें आ रही थीं। हालांकि हकीम गिलानी के प्रयासों से मृत्यु दर उतनी भयानक नहीं थी जितनी सूरत और आगरा में थी। अकबर ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर इस कैद को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का फैसला किया। इस लंबी कैद ने अब नई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप्प थीं। कारीगरों के हाथ से काम छिन गया था और सिपाही भी लगातार एक जैसी ड्यूटी करते करते थक चुके थे। अकबर समझ गए कि अब केवल बचाव काफी नहीं है, अब अनुकूलन और नवाचार का समय है। उन्होंने सबसे पहले आर्थिक समस्या पर ध्यान दिया। राजा टोडरमल के साथ मिलकर उन्होंने एक शाही सहायता कोष की स्थापना की। सल्तनत के खजाने से एक बड़ी रकम इस कोष में डाली गई। इसके बाद शहर के सभी कारीगरों, बुनकरों और मजदूरों को उनके घरों पर ही काम दिया गया। बुनकरों को कपड़े के नकाब और चादरें बनाने का काम मिला, लोहारों को नए औजार और ढाले बनाने का, और चित्रकारों को शाही इमारतों के लिए नक्शे और डिजाइन तैयार करने का। उन्हें उनके काम का भुगतान रोजाना उनके दरवाजे पर पहुंचाया जाता। इससे लोगों को न केवल आमदनी मिली, बल्कि उनके अंदर एक उद्देश्य की भावना भी जागृत हुई। दूसरी बड़ी चुनौती थी मानसिक स्वास्थ्य की। लगातार घरों में बंद रहने से लोग अवसाद और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे थे। यहाँ बीरबल एक बार फिर संकटमोचक बनकर सामने आए। उन्होंने अकबर को सुझाव दिया कि दरबार-ए-दब, साहित्यिक सभा और मुशायरों का आयोजन किया जाए, लेकिन एक नए तरीके से। इस दूरस्थ मुशायरे में शायर अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर अपनी गज़े और नज़में पढ़ते। उनकी आवाज एक छत से दूसरी छत तक जाती और लोग अपने घरों से ही वाह वाह करके दाद देते। इसने न केवल कवियों को एक मंच दिया, बल्कि आम लोगों के लिए भी यह मनोरंजन का एक बेहतरीन जरिया बन गया। इसी तरह अबुल फजल और फैजी ने एक चलती फिरती लाइब्रेरी शुरू की। वे बैलगाड़ियों पर किताबें लादकर शहर की गलियों में घूमते और लोग अपने घरों से ही किताबों की मांग करते। ज्ञान का यह प्रवाह लोगों के मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखने में मदद कर रहा था। शहंशाह अकबर ने खुद भी एक नई परंपरा शुरू की। वह हर रोज शाम को अपने महल के झरोखे में आते और वहां से लोगों को संबोधित करते। वह उन्हें बताते कि सल्तनत इस लड़ाई में क्या कर रही है, उन्हें उम्मीद बंधाते और उनके सवालों के जवाब देते। इस झरोखा दर्शन ने बादशाह और प्रजा के बीच एक सीधा संवाद स्थापित किया, जिससे लोगों का सरकार पर भरोसा और भी मजबूत हुआ। जनान खाने में भी नवाचार हो रहे थे।
महारानी जोधाबाई ने एक रसोईघर प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हरम की जिसे हर शाम लोग अपने अपने घरों में कर सकते थे। इबादतगाह का यह संवाद केवल एक धार्मिक सभा नहीं थी, यह अकबर की दीन-ए-इलाही की भावना का व्यावहारिक प्रदर्शन था। इसने साबित कर दिया कि जब संकट बड़ा हो तो मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसने फतेहपुर सीकरी के लोगों को एक अदृश्य धागे में पिरो दिया, जो विश्वास और आपसी सम्मान से बुना गया था। अध्याय 7 उम्मीद की पहली किरण। चौथा महीना शुरू होते होते शहर में एक थकाऊ ठहराव आ गया था। जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा था। मौत का आंकड़ा कम तो हुआ था, पर खत्म नहीं हुआ था। हर कोई बस एक ही सवाल पूछता था, यह कब खत्म होगा। ऐसे में उम्मीद की पहली किरण हकीम अली गिलानी के शिफाखाने से आई। हकीम गिलानी और उनकी टीम दिन रात मरीजों का इलाज करने के साथ साथ इस बीमारी के पैटर्न का भी अध्ययन कर रही थी। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर गौर किया, जो लोग एक बार इस बीमारी से लड़कर ठीक हो जाते थे, वे दोबारा बीमार नहीं पड़ रहे थे। उनके शरीर ने इस वबा के खिलाफ एक तरह की ताकत विकसित कर ली थी। यह एक बहुत बड़ी खोज थी। हकीम गिलानी तुरंत अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी खोज के बारे में बताया। जहां पनाह, ऐसा लगता है कि जो लोग इस मर्ज से जंग जीत लेते हैं, उनका शरीर इसका मुकाबला करना सीख जाता है। वे अब इस बीमारी से महफूज हैं। अकबर की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने पूछा, तो इसका मतलब क्या है हकीम साहब? इसका मतलब यह है हुजूर कि हमारे पास अब ऐसे लोग हैं जो बिना किसी खतरे के बीमारों की सेवा कर सकते हैं। हम उन्हें वबा विजेता कह सकते हैं। यह विचार क्रांतिकारी था। अकबर ने तुरंत इस पर काम करने का आदेश दिया। सबसे पहले शहर में उन सभी लोगों की सूची बनाई गई जो इस बीमारी से उबर चुके थे। उनकी संख्या 100 से ज्यादा। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है बीरबल और मास्क पहनने का रहस्य शीर्षक पर एक विस्तृत शब्दों की कहानी। बीरबल और मास्क पहनने का रहस्य। अध्याय 1 सांसों का सौदागर। आगरा की फिजा में एक बार फिर डर की हल्की सी सिहरन घुलने लगी थी। खामोश कहर की भयानक यादें अभी पूरी तरह मिटी नहीं थीं कि एक नई बला ने शहर पर दस्तक दे दी। इस बार यह उतनी जानलेवा नहीं थी, लेकिन कहीं ज्यादा धूत और परेशान करने वाली थी। लोगों ने इसे नाम दिया था सांस का चोर। यह बीमारी एक अजीब तरह की सूखी खांसी और गले की खराश से शुरू होती थी। फिर मरीज को ऐसी कमजोरी महसूस होती जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारी ताकत निचोड़ ली हो। सांसें भारी हो जाती, जैसे हर सांस के लिए फेफड़ों को एक जंग लड़नी पड़ रही हो। लोग मर नहीं रहे थे, पर जिंदा लाश बनकर रह जाते थे। हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहते, काम धंधा चौपट हो जाता। और यह फैलती बहुत तेजी से थी। एक घर में किसी को छींक आती तो कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला खांसने लगता। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो पिछली महामारी से सबक सीख चुके थे, इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे। उन्होंने फौरन सेहत-ए-अवाम विभाग और शाही हकीमों की बैठक बुलाई। बीरबल, उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार, हमेशा की तरह उनके पास ही मौजूद थे। यह सांस का चोर क्या बला है? अकबर ने चिंता से पूछा। यह फैलता कैसे है? शाही हकीम हकीम अली रजा खान, जो अब बीरबल की बुद्धि का लोहा मानते थे, ने जवाब दिया, आलमपना, पिछली बार की तरह यह छूने से तो फैलता ही है, लेकिन इसका मुख्य हथियार हवा है। जब कोई बीमार खांसता या छींकता है, तो उसके मुंह से निकले न दिखाई देने वाले पानी के कण हवा में फैल जाते हैं। जो भी उस हवा में सांस लेता है, यह बीमारी उसके अंदर चली जाती है।
यह सुनकर दीवाने खास में बैठे सभी मनसबदार और दरबारी सिहर उठे। हवा ही दुश्मन थी, इससे कैसे बचा जाए? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, पिछली बार तुम्हारा पंचसूत्रीय रक्षा कवच काम आया था, इस बार क्या किया जाए? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, सफाई और दूरी के नियम तो अब भी उतने ही जरूरी हैं, लेकिन हवा में फैले दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक नई ढाल की जरूरत होगी। कैसी ढाल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। एक कपड़े की ढाल, बीरबल ने कहा। अगर हर इंसान घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह और नाक को एक साफ मोटे कपड़े से ढक ले तो यह ढाल दो काम करेगी। बीमार व्यक्ति के खांसने पर यह बीमारी के कणों को हवा में फैलने से रोकेगी और एक स्वस्थ व्यक्ति को हवा में मौजूद कणों को सांस के जरिए अंदर लेने से बचाएगी। यह एक सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार था। मुंह पर कपड़ा बांधना। अकबर को यह विचार जंच गया। यह तर्कसंगत था। उन्होंने तुरंत एक शाही फरमान जारी करने का आदेश दिया। आज से सल्तनते मुगलिया के हर नागरिक के लिए आगरा की हदों में घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह और नाक को कपड़े की पट्टी यानी मुंहपट्टी से ढकना अनिवार्य होगा। जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। फरमान जारी हो गया। ढिंढोरची शहर के कोने कोने में मुनादी करने निकल पड़े। अकबर और बीरबल को लगा कि उन्होंने समय रहते समस्या का हल खोज लिया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनका सामना सिर्फ एक वायरस से नहीं बल्कि इंसानी फितरत की सदियों पुरानी जिद, अहंकार और अज्ञानता से होने वाला था। अध्याय 2, नाफरमानी की आंधी। अगली सुबह जब अकबर अपने महल के झरोखे से शहर का नजारा लेने आए तो वह गुस्से से भर उठे। बाजारों में, सड़कों पर, यमुना के घाटों पर ज्यादातर लोगों के चेहरे खुले हुए थे। इक्का दुक्का लोगों ने गले में गमछा जरूर डाला हुआ था, पर मुंह और नाक ढकने की जहमत किसी ने नहीं उठाई थी। शाही फरमान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। उन्होंने तुरंत कोतवाल को तलब किया। यह क्या हो रहा है? हमारी हुक्मोदूली की इतनी हिम्मत? जाओ और जो भी बिना मुंहपट्टी के दिखे उसे कैद कर लो। कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा। गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर अगर हम ऐसा करने लगे तो आगरा की आधी आबादी को जेल में डालना पड़ेगा। अमीर, गरीब, सिपाही, व्यापारी, कोई भी इस नियम को मानने को तैयार नहीं है। यह अकबर के लिए सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि उनकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो बल का प्रयोग करो। जो न माने उस पर कोड़े बरसाओ। उसी समय बीरबल ने हस्तक्षेप किया। ठहरिए आलमपना, जोर जबरदस्ती से हम लोगों को काबू तो कर लेंगे पर उनकी नफरत के शिकार हो जाएंगे। विद्रोह की आग भड़क सकती है। अगर पूरी रियाया ही एक कानून के खिलाफ हो जाए तो हमें कानून पर दोबारा सोचना चाहिए, रियाया पर कोड़े बरसाने से पहले। तो तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, अकबर ने तल्ख आवाज में पूछा। हम इस सांस के चोर को यूं ही घूमने दें? नहीं जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा। मेरा मतलब है कि हमें इस नाफरमानी के पीछे का रहस्य समझना होगा। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तक हम बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, इलाज कैसे करेंगे? ठीक उसी तरह जब तक हम इस नाफरमानी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे? मुझे बस 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा। अकबर ने अनिच्छा से सिर हिला दिया। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पर अगर तुम नाकाम रहे तो फिर मेरी तलवार और कोड़े ही इस शहर को अनुशासन सिखाएंगे। बीरबल जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ एक वायरस से नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान से थी, और इसे जीतने के लिए तलवार नहीं
अक्ल की जरूरत थी। अध्याय 3 बीरबल का गुप्त अभियान। बीरबल ने एक बार फिर भेष बदला। इस बार वह एक देहाती व्यापारी बने जो अपने गांव से शहर में सामान बेचने आया था। उन्होंने अपने भरोसेमंद दिलावर खान को एक कुली का रूप दिया और दोनों आगरा की नब्ज टटोलने निकल पड़े। पहला पड़ाव मनसबदारों और अमीरों की हवेली। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल और मास्क पहनने का रहस्य शीर्षक पर एक विस्तृत शब्दों की कहानी। बीरबल और मास्क पहनने का रहस्य। अध्याय 1 सांसों का सौदागर। आगरा की फिजा में एक बार फिर डर की हल्की सी सिहरन घुलने लगी थी। खामोश कहर की भयानक यादें अभी पूरी तरह मिटी नहीं थीं कि एक नई बला ने शहर पर दस्तक दे दी। इस बार यह उतनी जानलेवा नहीं थी, लेकिन कहीं ज्यादा धूत और परेशान करने वाली थी। लोगों ने इसे नाम दिया था सांस का चोर। यह बीमारी एक अजीब तरह की सूखी खांसी और गले की खराश से शुरू होती थी। फिर मरीज को ऐसी कमजोरी महसूस होती जैसे किसी ने उसके जिस्म से सारी ताकत निचोड़ ली हो। सांसें भारी हो जाती, जैसे हर सांस के लिए फेफड़ों को एक जंग लड़नी पड़ रही हो। लोग मर नहीं रहे थे, पर जिंदा लाश बनकर रह जाते थे। हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहते, काम धंधा चौपट हो जाता। और यह फैलती बहुत तेजी से थी। एक घर में किसी को छींक आती तो कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला खांसने लगता। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो पिछली महामारी से सबक सीख चुके थे, इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे। उन्होंने फौरन सेहत-ए-अवाम विभाग और शाही हकीमों की बैठक बुलाई। बीरबल, उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार, हमेशा की तरह उनके पास ही मौजूद थे। यह सांस का चोर क्या बला है? अकबर ने चिंता से पूछा। यह फैलता कैसे है? शाही हकीम हकीम अली रजा खान, जो अब बीरबल की बुद्धि का लोहा मानते थे, ने जवाब दिया, आलमपनाह, पिछली बार की तरह यह छूने से तो फैलता ही है, लेकिन इसका मुख्य हथियार हवा है। जब कोई बीमार खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकले न दिखाई देने वाले पानी के कण हवा में फैल जाते हैं। जो भी उस हवा में सांस लेता है, यह बीमारी उसके अंदर चली जाती है। यह सुनकर दीवाने खास में बैठे सभी मनसबदार और दरबारी सिहर उठे। हवा ही दुश्मन थी, इससे कैसे बचा जाए? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, पिछली बार तुम्हारा पंचसूत्रीय रक्षा कवच काम आया था। इस बार क्या किया जाए? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, सफाई और दूरी के नियम तो अब भी उतने ही जरूरी हैं, लेकिन हवा में फैले दुश्मन से लड़ने के लिए हमें एक नई ढाल की जरूरत होगी। कैसी ढाल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। एक कपड़े की ढाल, बीरबल ने कहा। अगर हर इंसान घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह और नाक को एक साफ मोटे कपड़े से ढक ले तो यह ढाल दो काम करेगी। बीमार व्यक्ति के खांसने पर यह बीमारी के कणों को हवा में फैलने से रोकेगी और एक स्वस्थ व्यक्ति को हवा में मौजूद कणों को सांस के जरिए अंदर लेने से बचाएगी। यह एक सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार था। मुंह पर कपड़ा बांधना। अकबर को यह विचार जंच गया। यह तर्कसंगत था। उन्होंने तुरंत एक शाही फरमान जारी करने का आदेश दिया। आज से सल्तनते मुगलिया के हर नागरिक के लिए आगरा की हदों में घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह और नाक को कपड़े की पट्टी यानी मुंहपट्टी से ढकना अनिवार्य होगा। जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। फरमान जारी हो गया। ढिंढोरची शहर के कोने कोने में मुनादी करने निकल पड़े। अकबर और बीरबल को लगा कि उन्होंने समय रहते समस्या का हल खोज लिया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनका सामना सिर्फ एक वायरस से नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की सदियों पुरानी जिद, अहंकार और अज्ञानता से होने वाला था। अध्याय 2 नाफरमानी की आंधी।
अगली सुबह जब अकबर अपने महल के झरोखे से शहर का नजारा लेने आए तो वह गुस्से से भर उठे। बाजारों में, सड़कों पर, यमुना के घाटों पर ज्यादातर लोगों के चेहरे खुले हुए थे। इक्का दुक्का लोगों ने गले में गमछा जरूर डाला हुआ था, पर मुंह और नाक ढकने की जहमत किसी ने नहीं उठाई थी। शाही फरमान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। उन्होंने तुरंत कोतवाल को तलब किया। यह क्या हो रहा है? हमारी हुक्मोदूली की इतनी हिम्मत? जाओ और जो भी बिना मुंहपट्टी के दिखे उसे कैद कर लो। कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर अगर हम ऐसा करने लगे तो आगरा की आधी आबादी को जेल में डालना पड़ेगा। अमीर, गरीब, सिपाही, व्यापारी, कोई भी इस नियम को मानने को तैयार नहीं है। यह अकबर के लिए सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि उनकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो बल का प्रयोग करो। जो न माने उस पर कोड़े बरसाओ। उसी समय बीरबल ने हस्तक्षेप किया। ठहरिए आलमपना, जोर जबरदस्ती से हम लोगों को काबू तो कर लेंगे, पर उनकी नफरत के शिकार हो जाएंगे। विद्रोह की आग भड़क सकती है। अगर पूरी रियाया ही एक कानून के खिलाफ हो जाए तो हमें कानून पर दोबारा सोचना चाहिए, रियाया पर कोड़े बरसाने से पहले। तो तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, अकबर ने तल्ख आवाज में पूछा। हम इस सांस के चोर को यूं ही घूमने दें? नहीं जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा। मेरा मतलब है कि हमें इस नाफरमानी के पीछे का रहस्य समझना होगा। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब तक हम बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, इलाज कैसे करेंगे? ठीक उसी तरह जब तक हम इस नाफरमानी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे? मुझे बस 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा। अकबर ने अनिच्छा से सिर हिला दिया। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पर अगर तुम नाकाम रहे तो फिर मेरी तलवार और कोड़े ही इस शहर को अनुशासन सिखाएंगे। बीरबल जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ एक वायरस से नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान से थी, और इसे जीतने के लिए तलवार नहीं, अक्ल की जरूरत थी। अध्याय 3, बीरबल का गुप्त अभियान। बीरबल ने एक बार फिर भेष बदला। इस बार वह एक देहाती व्यापारी बने जो अपने गांव से शहर में सामान बेचने आया था। उन्होंने अपने भरोसेमंद दिलावर खान को एक कुली का रूप दिया और दोनों आगरा की नब्ज टटोलने निकल पड़े। पहला पड़ाव मनसबदारों और अमीरों की हवेली। एक बड़े मनसबदार शमशेर खान की हवेली के पास पहुंचे, जहां एक महफिल की तैयारी चल रही थी। बीरबल ने एक सेवक से दोस्ती गांठी और बातों बातों में मुंहपट्टी का जिक्र छेड़ दिया। सेवक हंस पड़ा। अरे काका, वो तो गरीबों और औरतों के चोंचले हैं। हमारे मालिक शमशेर खान साहब एक बहादुर राजपूत हैं। वो कहते हैं, एक योद्धा अपना चेहरा नहीं छिपाता। चेहरा छिपाना कायरता की निशानी है। हम मौत से नहीं डरते तो कपड़े के एक टुकड़े से क्या डरेंगे? हमारे यहाँ कोई मुंहपट्टी नहीं पहनता। इसे शान के खिलाफ समझा जाता है। बीरबल को पहला सुराग मिला, अहंकार और झूठी शान। योद्धा और अमीर इसे अपनी मर्दानगी पर हमले के तौर पर देख रहे थे। दूसरा पड़ाव मीना बाजार। इसके बाद बीरबल और दिलावर शहर के सबसे व्यस्त बाजार मीना बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने एक इत्र के व्यापारी सेठ खुशबूमल से बात की। सेठ जी, आप क्यों नहीं पहनते मुंहपट्टी? शाही हुक्म है, बीरबल ने एक भोले ग्राहक की तरह पूछा। सेठ ने झुंझलाकर कहा, अरे भाई, धंधा करना है या मुंह छिपाकर बैठना है? ग्राहक जब तक हमारी मुस्कुराहट न देखे, हमारापन महसूस न करे, तो सौदा कैसे पक्का होगा? और यह इत्र का काम है,
नाक बंद कर लेंगे तो खुशबू कैसे परखेंगे? यह मुपट्टी तो हमारे पेट पर लात मारने जैसा है। शहंशाह को महलों में बैठकर क्या पता कि बाजार कैसे चलता है। यहाँ बीरबल को दूसरा कारण मिला, व्यापार और अर्थव्यवस्था। दुकानदारों को लगता था कि यह उनके धंधे के लिए नुकसानदेह है। तीसरा पड़ाव, आम जनता की चौपाल। शाम को वे एक आम मोहल्ले की चौपाल पर जा बैठे, जहां लोग हुक्का पी रहे थे और गपशप कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह सब फिरंगी हकीमों के चोंचले हैं। अरे, सांस तो ऊपर वाले की देन है। उस पर कपड़ा बांधना तो उसकी नेमत का अपमान करना है। जब मौत आनी होगी तो कपड़े का टुकड़ा क्या बचाएगा? एक औरत ने अपनी सहेली से कहा, मैंने तो सुना है कि मुंह पर कपड़ा बांधने से जिस्म की गर्म भाप अंदर ही कैद हो जाती है और फेफड़ों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक नौजवान ने शिकायत की, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, इस गर्मी में मुंह पर यह लबादा कौन ओढ़े? सांस घुटती है, पसीना आता है, काम करना दूभर हो जाता है। यहाँ बीरबल को 3 और वजहें मिली, अंधविश्वास और धर्म, गलत सूचना, अफवाहें और वास्तविक असुविधा। बीरबल का दिमाग अब पूरी तरह साफ हो चुका था। यह सिर्फ नाफरमानी का मामला नहीं था। यह एक जटिल सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक समस्या थी। अहंकार, अमीर और योद्धा इसे कायरता समझ रहे थे। अर्थव्यवस्था, व्यापारी इसे धंधे का दुश्मन मान रहे थे। अज्ञानता, आम लोग इसे ईश्वर की देन में दखल और असुविधाजनक मान रहे थे। अफवाहें, एक संगठित तरीके से गलत जानकारी फैलाई जा रही थी कि मास्क खुद नुकसानदेह है। बीरबल समझ गए कि अकबर के कोड़े इनमें से किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कोड़े अहंकार को और भड़काएंगे, व्यापारियों को और नाराज करेंगे और आम लोगों के मन में सरकार के खिलाफ डर और नफरत पैदा करेंगे। उन्हें एक ऐसा हल निकालना था जो इन सभी समस्याओं को एक साथ संबोधित करे। उन्हें लोगों को सजा देकर नहीं, बल्कि समझा बुझाकर और प्रेरित करके मुंहपट्टी पहनाने के लिए राजी करना था। उन्हें एक सजा को एक उत्सव में बदलना था। अध्याय 4, अफवाहों का स्रोत। इससे पहले कि बीरबल अपनी योजना बनाते, उन्हें अफवाहों के स्रोत का पता लगाना जरूरी था। गर्म भाप वाली बात कई लोगों ने दोहराई थी, जिसका मतलब था कि इसे कोई एक व्यक्ति फैला रहा था। अगले दिन बीरबल एक बीमार का रिश्तेदार बनकर शहर के कुछ छोटे मोटे हकीमों और अत्तारों की दुकानों पर गए। कई मुलाकातों के बाद एक नाम बार बार सामने आया, हकीम शिफाउद्दौला। हकीम शिफाउद्दौला एक काबिल हकीम था, लेकिन बेहद महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु भी। वह शाही हकीम बनने का सपना देखता था, लेकिन हकीम अली रजा खान की मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं था। पिछली महामारी में बीरबल की सफलता ने उसे और जला दिया था। उसे लगता था कि एक मंत्री ने हकीमों के पेशे का अपमान किया है। बीरबल समझ गए। शिफाउद्दौला शाही फरमान को विफल करके बीरबल और हकीम अली रजा दोनों को शहंशाह की नजरों में गिराना चाहता था, ताकि वह खुद को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश कर सके। अब बीरबल के पास दुश्मन की पूरी तस्वीर थी। एक तरफ अदृश्य सांस का चोर था और दूसरी तरफ दृश्यमान इंसानी फितरत और उसका चालाक सौदागर हकीम शिफाउद्दौला। रात को वह किले में लौटे। अकबर बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। क्या पता चला बीरबल? क्यों हमारी रियाया इतनी जिद्दी हो गई है? बीरबल ने अपनी पूरी जांच का ब्यौरा शहंशाह के सामने रख दिया। उन्होंने अहंकार, व्यापार, अज्ञानता और हकीम शिफाउद्दौला की साजिश के बारे में विस्तार से बताया। अकबर यह सुनकर आगबबूला हो गए। उस नमकहराम हकीम को अभी गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ा दो। और बाकी लोगों को? नहीं, जहांपनाह, बीरबल ने उन्हें रोकते हुए कहा।
शिफाउद्दौला को सजा देने से उसकी फैलाई अफवाहें खत्म नहीं होंगी। लोगों के मन में जो शक का बीज बोया गया है वह बना रहेगा। हमें जहर को जहर से नहीं, अमृत से काटना होगा। हमें लोगों की सोच को बदलना होगा और इसके लिए मेरे पास एक योजना है। बीरबल ने अपनी योजना अकबर के कानों में कहनी शुरू की। जैसे जैसे अकबर सुनते गए, उनके चेहरे का गुस्सा हैरानी में और फिर एक गहरी मुस्कुराहट में बदल गया। वाह बीरबल, वाह! तुम्हारे दिमाग में ये तरकीबें आती कहाँ से हैं? यह तो कमाल की योजना है। इसे ऑपरेशन नकाबपोश का नाम दिया जाए। अध्याय 5 ऑपरेशन नकाबपोश का आगाज। बीरबल की योजना बहुआयामी थी, जो हर समस्या पर अलग अलग तरीके से वार करती थी। पहला वार अहंकार पर। अगले दिन दीवान-ए-आम में एक अजीब नजारा था। शहंशाह अकबर जब अपने सिंहासन पर आकर बैठे तो उनके चेहरे पर एक शानदार गहरे मरून रंग की रेशमी मुहपट्टी थी, जिस पर सोने के तारों से एक गरजते हुए शेर का चित्र बना था। उनकी पगड़ी से मेल खाती हुई वह मुहपट्टी किसी मजबूरी का प्रतीक नहीं, बल्कि एक शाही आभूषण लग रही थी। उनके पीछे खड़े सभी नवरत्न तानसेन, राजा मानसिंह, तोडरमल सबने अपनी अपनी पदवी और व्यक्तित्व के अनुसार डिजाइनर मुहपट्टियां पहन रखी थीं। मानसिंह की मुहपट्टी पर उनके राजघराने का चिन्ह था, तो तानसेन की मुहपट्टी पर वीणा का एक छोटा सा सुनहरा तारकशी का काम था। दरबार में मौजूद सभी मनसबदार और अमीर हैरान रह गए। अकबर ने घोषणा की, आज से यह शाही हिफाजतनामा। वे हमारी सल्तनत के सबसे वफादार और बहादुर लोगों की पहचान होगा। यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि शहंशाह के प्रति वफादारी और अपनी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसे पहनने का हक सिर्फ उन्हें होगा जो हमारे सबसे करीबी और भरोसेमंद हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। जिस चीज को कल तक कायरता की निशानी समझा जा रहा था, उसे रातों रात स्टेटस सिंबल और शाही सम्मान बना दिया गया। अब अमीर और मनसबदार मुहपट्टी पहनने से बचने के बजाय उसे पहनने का हक पाने के लिए बेचैन हो गए। हवेलियों में दर्जी बुलाए जाने लगे और एक से बढ़कर एक कीमती और कलात्मक शाही हिफाजतनामे बनने लगे। अहंकार की समस्या का मुंह अहंकार से ही बंद कर दिया गया। दूसरा वार अर्थव्यवस्था पर। बीरबल ने अगला कदम व्यापारियों के लिए उठाया। उन्होंने पूरे आगरा में एक शाही मुहपट्टी प्रतियोगिता की घोषणा करवाई। मुनादी की गई, शहंशाह हिंद की ओर से ऐलान। जो भी कारीगर, जुलाहा या व्यापारी सबसे सुंदर, सबसे कलात्मक और सबसे आरामदायक मुहपट्टी बनाएगा, उसे शाही सम्मान और 1000 सोने की मोहरों का इनाम दिया जाएगा। शहर के सबसे अच्छे डिजाइन को शाही डिजाइन घोषित किया जाएगा और उसे बनाने का ठेका उसी कारीगर को मिलेगा। यह घोषणा आग की तरह फैली। जो व्यापारी कल तक मुहपट्टी को धंधे का दुश्मन समझ रहे थे, अब उन्हें इसमें मुनाफे का एक विशाल अवसर दिखाई दिया। शहर के सारे कारीगर काम पर लग गए। जुलाहे नए नए कपड़े बनाने लगे, रंगरेज उन्हें रंगने लगे और कशीदाकारी करने वाले उन पर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी, तरह तरह की डिजाइन वाली मुहपट्टियों की दुकानें सज गईं। सूती, रेशमी, मखमली, ठींट वाली, फूलों वाली, जानवरों के चित्र वाली। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार आ गया हो। लोगों ने अपनी पोशाक से मेल खाती मुहपट्टियां खरीदना शुरू कर दिया। एक बोझ, एक फैशन स्टेटमेंट और व्यापार का जरिया बन गया था। तीसरा वार अज्ञानता और अफवाहों पर। अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की, आम जनता के मन में बैठे अंधविश्वास और हकीम शिफाउद्दौला की फैलाई अफवाहों को खत्म करने की। इसके लिए बीरबल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे सेहत और समझ का नाम दिया गया। किले के बाहर एक बड़े मैदान में मंच लगाया गया। शहंशाह अकबर खुद वहां मौजूद थे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बीरबल ने हकीम शिफाउद्दौला को ही आमंत्रित किया। यह एक बड़ी चाल थी। शिफाउद्दौला इनकार नहीं कर सका। उसे लगा कि उसे अपनी बात रखने का एक बड़ा मंच मिल गया है। हजारों की भीड़ के सामने बीरबल ने हकीम शिफाउद्दौला से कहा, हकीम साहब, आप शहर के एक माने हुए विद्वान हैं। कुछ लोगों में यह भ्रम है कि मुंहपट्टी पहनने से जिस्म की गर्म भाप अंदर रुक जाती है, जो नुकसानदेह है। कृपया आप इस पर अपनी विशेषज्ञ राय देकर जनता का मार्गदर्शन करें। शिफाउद्दौला अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाया। उसने बड़ी विद्वतापूर्ण भाषा में समझाना शुरू किया कि कैसे शरीर की बुखारात वाष्प का बाहर निकलना जरूरी है और कैसे मुंहपट्टी इस प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा डालती है। जब उसने अपनी बात खत्म कर ली तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद हकीम साहब। अब मैं जनता के सामने एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। बीरबल ने मंच पर 2 मोमबत्तियां मंगवाईं और उन्हें जला दिया। फिर उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और कहा, तुम 10 कदम दूर से पहली मोमबत्ती पर फूंक मारो। सिपाही ने जोर से फूंक मारी और मोमबत्ती बुझ गई। फिर बीरबल ने दूसरी मोमबत्ती के सामने एक महीन मलमल का कपड़ा, एक मुंहपट्टी, पकड़ लिया। अब इस पर फूंक मारो। सिपाही ने पहले से भी ज्यादा जोर से फूंक मारी, लेकिन कपड़े से टकराकर उसकी सांस की शक्ति बिखर गई। मोमबत्ती की लौ थोड़ी सी हिली, पर बुझी नहीं। बीरबल पूरी भीड़ की ओर मुड़े और बुलंद आवाज में बोले, आगरा के लोगों, देखो अपनी आंखों से। यह कपड़ा अगर तुम्हारी सांस को मोमबत्ती तक पहुंचने से रोक सकता है, तो यह हवा में मौजूद बीमारी के कीटाणुओं को भी तुम्हारी नाक तक पहुंचने से रोक सकता है। और अगर एक बीमार आदमी इसे पहने तो उसके कीटाणु हवा में फैलकर दूसरों तक नहीं पहुंचेंगे। फिर वह शिफाउद्दौला की ओर मुड़े। और रही बात गर्म भाप की, हकीम साहब, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी पगड़ी हमारे सिर की गर्मी को अंदर कैद नहीं करती, या हमारे कपड़े हमारे बदन की गर्मी को कैद नहीं करते? अगर आपकी बात में सच्चाई होती तो कपड़े पहनने वाला हर इंसान बीमार पड़ जाता। सच्चाई यह है कि यह कपड़ा सांस में रुकावट नहीं डालता, बल्कि उसे छानता है। आपकी गर्म भाप की थ्योरी आपकी विद्वता की तरह ही सिर्फ गर्म हवा का एक झोंका है। पूरी भीड़ में पहले सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार ठहाके और तालियां गूंजने लगीं। हकीम शिफाउद्दौला का चेहरा शर्मिंदगी से सफेद पड़ गया। उसकी सारी विद्वता एक सरल से प्रयोग ने हवा में उड़ा दी थी। वह चुपचाप भीड़ से खिसकने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने उसे कैद करने का हुक्म दिया, देशद्रोह और जनता को गुमराह करने के जुर्म में। अध्याय 6 एक नई आदत का जन्म। उस दिन के बाद आगरा की तस्वीर बदल गई। अब मुंहपट्टी पहनना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक आदत, एक फैशन और एक जिम्मेदारी बन गया था। अमीर अपनी शान दिखाने के लिए पहनते थे, व्यापारी पैसे कमाने के लिए बेचते थे, और आम आदमी एक दूसरे की देखा-देखी और अपनी सुरक्षा के लिए पहनता था। औरतें अपनी साड़ियों से मेल खाती मुंहपट्टियां पहनतीं, तो बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के चित्र वाली। शहर में सांस के चोर का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा। चूंकि ज्यादातर लोग अब मुंहपट्टी पहन रहे थे, वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने का जरिया ही नहीं मिल रहा था। कुछ हफ्तों बाद शाही मुंहपट्टी प्रतियोगिता का नतीजा घोषित किया गया। एक गरीब लेकिन बेहद प्रतिभाशाली कारीगर, रहीम चाचा, ने जीत हासिल की। उसने एक ऐसी मुंहपट्टी बनाई थी जो न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि 3 परतों वाली थी और बेहद आरामदायक भी। अकबर ने उसे इनाम दिया और शाही कारखाने का प्रमुख बना दिया। शहर अब सुरक्षित था। लोग स्वस्थ हो रहे थे।
और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। अध्याय 7, रहस्य का खुलासा। एक शाम अकबर और बीरबल यमुना किनारे टहल रहे थे। शहर रोशनी में नहाया हुआ था और हर तरफ चहल पहल थी। लगभग हर चेहरे पर एक रंग-बिरंगी मुंहपट्टी थी। अकबर ने एक गहरी, संतुष्ट सांस ली। तुमने फिर कमाल कर दिया, बीरबल। तुमने सिर्फ एक बीमारी को नहीं, बल्कि इंसानी जिद को हराया है। पर मुझे एक बात बताओ, इस पूरे मामले का असली रहस्य क्या था? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह मास्क पहनने का रहस्य मास्क में नहीं, बल्कि उसे पहनने वाले इंसान के दिमाग में था। इंसान तर्क से कम, भावनाओं से ज्यादा चलता है। मैंने बस इतना किया कि मैंने मुंहपट्टी को एक नकारात्मक भावना, डर, कायरता, मजबूरी से निकालकर एक सकारात्मक भावना, शान, मुनाफा, रचनात्मकता, जिम्मेदारी से जोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा, आपका फरमान दिमाग के लिए था और मेरी योजना दिल के लिए थी। और जब दिल और दिमाग एक ही दिशा में काम करते हैं तो कोई भी जंग जीती जा सकती है, चाहे दुश्मन एक अदृश्य वायरस हो या इंसानी अहंकार। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुम सही कहते हो, बीरबल। एक अच्छा शहंशाह सिर्फ हुक्म नहीं देता, वह अपनी रियाया के दिल को भी जीतता है। तुमने हमें एक बार फिर यही सिखाया है। उस दिन के बाद मुंहपट्टी आगरा की जीवन शैली का एक हिस्सा बन गई। भले ही सांस का चोर चला गया, लेकिन जब भी मौसम बदलता या किसी और बीमारी का खतरा होता, लोग खुद ब खुद अपनी रंग-बिरंगी मुंहपट्टियां निकाल लेते। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ लाखों जानें बचाईं, बल्कि एक पूरे शहर को स्वास्थ्य और जिम्मेदारी का एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान अक्सर सबसे सरल चीजों में छिपा होता है, बस उसे देखने के लिए एक पारखी नजर की जरूरत होती है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल बन गया वायरस डॉक्टर शीर्षक पर एक विस्तृत शब्दों की कहानी। बीरबल बन गया वायरस डॉक्टर। अध्याय 1, आगरा पर मंडराता साया। हिंदुस्तान की सल्तनत का दिल, आगरा, अपनी पूरी शानो शौकत के साथ धड़क रहा था। यमुना के किनारे खड़ा भव्य ताजमहल अभी अपने निर्माण के शुरुआती सपनों में था, लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किला अपनी पूरी बुलंदी पर था। बाजारों में ईरान, तुरान और चीन से आए व्यापारियों की भीड़ थी। गलियों में बच्चों की खिलखिलाहटें और कारीगरों के हथौड़ों की आवाजें एक दूसरे में घुल-मिल जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे खुशहाली ने इस शहर को अपनी गोद में ले रखा हो। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। सबसे पहले यह खबर यमुना के किनारे बसी एक धनी और गरीब बस्ती मछुआरा टोला से आई। वहां के कुछ लोगों को एक अजीब किस्म का बुखार चढ़ा। शुरुआत में इसे मौसमी बीमारी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। स्थानीय वैद्य और हकीमों ने अपनी जड़ी बूटियों और काढ़ों से इलाज करने की कोशिश की, लेकिन बीमारी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। लक्षण बड़े अजीब थे। तेज बुखार के साथ सूखी खांसी, बदन में ऐसी टूटन की जैसे किसी ने हड्डियों को मरोड़ दिया हो, और सबसे भयानक थी एक अजीब सी सुस्ती जो मरीज की जीने की इच्छा को ही खत्म कर देती थी। कुछ ही दिनों में जो कल तक हट्टे-कट्टे थे, वे चारपाई पकड़ लेते और फिर उठने का नाम न लेते। मौतें शुरू हो गईं। 1, फिर 2, फिर 10। और देखते ही देखते यह संख्या बढ़ने लगी। लोगों ने इसे खामोश कहर का नाम दिया। यह कहर बिना किसी आवाज के आता और जिंदगियों को खामोश कर जाता। डर का एक सर्द साया धीरे धीरे पूरे मछुआरा टोला पर फैल गया। लोग अपने घरों में दुबकने लगे। शाम होते ही गलियां वीरान हो जाती, सिर्फ किसी घर से आती दबीदबी सिसकियों की आवाजें उस खामोशी को तोड़ती थीं।
जल्द ही यह खामोश कहर बस्ती की सीमाओं को लांघकर शहर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगा। पहले पास के लोहार मंडी में, फिर कपड़ा बाजार में इसके मामले सामने आने लगे। अब यह सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं रह गई थी। व्यापारी, कारीगर और यहां तक कि छोटे मोटे मनसबदार भी इसकी चपेट में आने लगे थे। आगरा, जो कुछ हफ्ते पहले तक जिंदादिली का प्रतीक था, अब एक भयभीत शहर में तब्दील हो रहा था। अध्याय 2, शाही दीवाने खास में चिंता की लकीरें। खबरें जब किले की मोटी दीवारों को पार कर शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। उन्होंने फौरन दीवाने खास में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। विशाल कक्ष में कीमती कालीनों पर सल्तनत के सबसे काबिल लोग बैठे थे। शाही हकीमों के प्रमुख हकीम अली रजा खान अपने सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनके साथ अन्य कई जाने माने हकीम और वैद्य थे। सेनापति मान सिंह, वित्त मंत्री राजा टोडरमल और अन्य सभी नवरत्न मौजूद थे। बस एक चेहरा जो हमेशा शहंशाह के पास रहता था, आज थोड़ा दूर खामोश खड़ा था, बीरबल। हकीम साहब, अकबर की भारी आवाज गूंजी, यह क्या बला हमारी रियाया पर आ पड़ी है? यह खामोश कहर क्या है? हमारे बेहतरीन हकीम क्यों इसे रोक नहीं पा रहे हैं? हकीम अली रजा ने अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, यह कोई सामान्य रोग नहीं है। हमने यूनानी और आयुर्वेदिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है, पर इसके लक्षण किसी भी ज्ञात बीमारी से पूरी तरह मेल नहीं खाते। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर की हवा दूषित हो गई है। कोई बदरूह या विषैली वाष्प है जो हवा के जरिए लोगों के जिस्म में दाखिल हो रही है। एक दूसरे हकीम ने कहा, जहां पनाह, हमने मरीजों को गर्म तासीर वाली दवाइयां दी हैं। उनके शरीर के 4 रसों खून, बलगम, पीला पित्त, काला पित्त को संतुलित करने का प्रयास किया है, लेकिन यह बीमारी हमारी समझ से परे है। राजा टोडरमल ने अपनी विशेषज्ञता के अनुसार कहा, हुजूर, अगर यह फैलता रहा तो व्यापार ठप हो जाएगा। बाहर से आने वाले व्यापारी आगरा आने से कतराने लगे हैं। खजाने पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मान सिंह ने सैन्य दृष्टिकोण सामने रखा। शहंशाह, हमें प्रभावित इलाकों की घेराबंदी कर देनी चाहिए। किसी को न अंदर आने दिया जाए, न बाहर जाने दिया जाए। इससे यह बीमारी बाकी सल्तनत में नहीं फैलेगी। दरबार में कानाफूसी होने लगी। घेराबंदी का मतलब था उन इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना। यह एक क्रूर लेकिन शायद जरूरी कदम था।